वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये सवाल सबके मन में आता है क्योंकि अभी बिगनिंग स्टेज यूपीएससी प्रिपरेशन की अभी शुरुआत है, बिगनिंग स्टेज। तो ये क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के मन में आता है क्योंकि अभी बिगनिंग है। और पहली बात कि एक घंटे से ज़्यादा कोई बैठ ही नहीं पाता स्टडी टेबल पे। पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और फिर फ़ोन उठा के रील्स स्क्रॉल करना। तो कोई भी 10 घंटे और टॉपर जितने भी टॉपर हैं यूपीएससी के, अगर उनकी बात देखें तो वो जो बोलते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ा रहा, 8 घंटे या कोई 10 घंटे या कोई 9 घंटे, तो सब अपना-अपना तरीका बताते हैं। तो मैं यहाँ जो तरीका लेके आया हूँ, उस तरीके का नाम है एक्टिव रिकॉल। देखो, किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। किताब की आज के समय में पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है। आप एआई की मदद से आपके पास बस एक ये इतना छोटा ये जो फ़ोन दिख रहा है आपके हाथों में, ये जो वीडियो आप देखेंगे, तो ये फ़ोन ही आपके लिए पूरा कंबाइंड पूरी बुक भी है, पूरा इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। आपके पास गूगल है, जेमिनी है, फिर एआई भी है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उसका यूज़ करिए अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन पे। मैंने यूज़ बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि डिपेंड हो जाइए, एकदम ही डिपेंड हो जाइए। आप बस उसका यूज़ करिए। ये नहीं कि सब कुछ उसी पे, उससे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि इस मेंस का क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये नहीं करना है, बस उससे सलाह लीजिए, कैसे पढ़ना है। जो टेक्निकल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे कीवर्ड हैं जो न्यूज़ करंट में आते रहते हैं। इकोनॉमी एक डायनामिक, पॉलिटी भी डायनामिक सब्जेक्ट है और हिस्ट्री स्टैटिक सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री न्यूज़ में भी आता है। अगर हिस्टोरियंस को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अगर कुछ नई चीज़ मिली है कहीं सर्वे करके किसी एरिया से, जैसे हड़प्पा, जो इलाका हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था। तो अगर कोई नई चीज़, कोई नई हेरिटेज साइट मिलती है, तो वो न्यूज़ में अगर है, द हिंदू न्यूज़ पे है, करंट अफेयर में है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। यानी कि वो हिस्ट्री से कनेक्ट है, यानी कि स्टैटिक से कनेक्ट है। हिस्ट्री तो जो हो चुका है, कितने साल से वो दबा हुआ था, हमारे हिस्टोरियन ने उसको एक्सकवेट किया, मतलब खुदाई की और निकाला, तो वो न्यूज़ में है। तो अगर वो न्यूज़ में है तो क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी पूछेगा। तो हमें पूरा किताबों में नहीं घुसना है, किताबों में नहीं घुसना है। यूपीएससी आपसे ये नहीं कह रहा कि किताबों में घुसे रहोगे तभी आईएएस बनोगे। आईएएस का क्या काम होता है, पहले तो ये क्लियर करो। आईएएस का काम होता है, आईएएस फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या बोला? भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम। आईएएस का जो मुख्य काम है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, स्कीम्स, इनको इम्प्लीमेंट करवाना, गवर्नेंस को देखना। एक डिस्ट्रिक्ट का जो स्मूथ गवर्नेंस है, स्मूथ गवर्नेंस को देखना आईएएस का मुख्य रोल है, आईएएस ऑफिसर का। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आईएएस के पर्सपेक्टिव से सोचिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम के बाद तो आईएएस ही बनेंगे, भगवान करे आपका निकल जाए। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आईएएस के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल देखते हैं रोज़ सुबह, तो एक आईएएस की पर्सपेक्टिव से वो जो मुद्दा है एडिटोरियल में आया है, उसका नुकसान उस एडिटोरियल में क्या है, फिर उसका वे फॉरवर्ड, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक आईएएस की तरह, एक आईएएस ऑफिसर की तरह उसको देखिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आईएएस की तरह तैयारी करिए। और पूरा आपके सामने फ़ोन है, आपका फ़ोन, आपके पास खुद का फ़ोन है, इंटरनेट अवेलेबल है, माँ-बाप ने सब कुछ सुविधा दी है, फैसिलिटी माँ-बाप ने दी है, बस उसका यूज़ करना आपको।
और उसका यूज़ आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप ये मत समझिए कि 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ने से ही आईएएस बनेंगे। आप 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे अगर नहीं भी पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। किताब में नहीं घुसे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई के एनवायरनमेंट में रहिए। किताब में घुसकर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस समय में जो पढ़ाई के एनवायरनमेंट में आप हैं, कोई लेक्चर देख रहे हैं, फिर लेक्चर को कैसे आप एनालाइज़ कर रहे हैं, एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। तो यहाँ पे एक्टिव रिकॉल इम्पोर्टेंट है। आप कितना पढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उस समय में उस वो जो समय आपने दिया, उस समय में आपने क्या पढ़ा, क्या एनालाइज़ किया, उसको अपना दिमाग में घुमाइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। एक्टिव रिकॉल, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्टिव रिकॉल। तो पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस घंटे में, उस टाइम में आपने क्या देखा, आपने क्या फ़ील किया, आपने क्या इश्यू को, क्या मुद्दे को एनालाइज़ किया, उस मुद्दे में क्या-क्या था, उसको दिमाग में अपने स्टॉर्म किया कि हाँ, अगर इस मुद्दे को पढ़ा है तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और ये मुद्दा क्यों न्यूज़ में आया है। ये जो मुद्दा है ये द हिंदू में क्यों आया है एडिटोरियल में या हेडिंग में, हेडलाइन में। ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों आया है? न्यूज़ में आने का भी तो एक वो है। तो ये क्यों न्यूज़ में आया है? और अगर इस होटल में अभी लखनऊ में एक होटल में आग लगी थी ना, तो वो आग क्यों लगी थी? अपने दिमाग में घुमाइए कि आग क्यों लगी थी, क्यों? यूपीएससी को व्हाय सबसे प्यारा क्वेश्चन है यूपीएससी का, व्हाय क्यों लगी थी? ऐसा क्यों हुआ? और अगर आप ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफ़ी में फिज़िकल ज्योग्राफ़ी, तो ये व्हाय क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे इंडिया में हिमालय वहीं क्यों लगे? नॉर्थ में ही नॉर्थ में ही हिमालय क्यों बने? हिमालय हमारे सबसे हाईएस्ट पीक हमारे इंडिया में ही है ना, तो क्यों हिमालय वहीं क्यों थे? और पहाड़ कैसे बने? क्यों बने? वहीं पे उसी जगह पे क्यों बने? तो क्यों बने? व्हाय? तो इसका जवाब ज्योग्राफी देता है। जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। प्लेट टेक्टोनिक, ये प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो एवरी सब्जेक्ट आर इंटर कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। और आप सब्जेक्ट को पढ़िए मत, फील करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एथिक्स। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर के साथ लिंक करिए। और एथिक्स में तो केस स्टडी, उस केस स्टडी को आप पढ़िए मत, उसको देखिए, फ़ील करिए। और किताब में घुसने से आईएएस नहीं बनेंगे। आपने क्या पढ़ा, उस घंटे में क्या पढ़ा, ये इम्पोर्टेंट है। 10 घंटे आपने दिए, ठीक है। क्या आपने पढ़ा? उस 10 घंटे में आपने क्या पढ़ा? 10 घंटे में आपने क्या पढ़ा? उसको एनालाइज़ करिए, एक्टिव रिकॉल करिए। हमने क्या पढ़ा? उस घंटे में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा? ये इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई के एनवायरनमेंट में रहो, ये इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के एनवायरनमेंट में, स्टडी एनवायरनमेंट में रहो, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि किताब में घुसे हो तभी निकलेगा। अब इकोनॉमी का ही बहुत सारे, मनी एंड बैंकिंग में एसेट, लायबिलिटी, फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और बैंक बैंक यानी कि जो बैंक है, बैंकिंग फंक्शन, कैसे आरबीआई इन सारे बैंक को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये सब आएगा। तो ये सब क्या है, इन सबको एनालाइज़ करो, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करता है, आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है। इनको इनको सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कॉप बुक में लिखा है उसको पढ़ डालो, काम खत्म। उसको एनालाइज़ करो, सीआरआर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैश रिज़र्व रेशियो क्या है, इसको आँखों के सामने होते हुए देखो कि आरबीआई ने सीआरआर कितना लगाया है, रेपो रेट कितना लगाया है, 6% की, 5% की, 7%। तो यही है। तो पढ़ने का तरीका बदल गया है।
पहले लोग किताब में एकदम घुसे रहते थे। तो सिर्फ किताब में घुसे रहने से ही आईएएस नहीं बनते। पढ़ने का तरीका बदलो। एआई का यूज़ करो। एआई पे डिपेंडेंट मत रहो। एआई पे डिपेंड मत करो, एआई का यूज़ करो प्रोडक्टिव तरीके से। एआई का यूज़ प्रोडक्टिव। और आज गर्मी भी ज़्यादा है, आज बारिश का माहौल नहीं है, धूप है, तो आज पसीना भी होगा। तो आप लोग डिहाइड्रेटेड मत हो रहिएगा, पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन से बचिए, ठीक है? और पढ़िए, मेहनत करिए। 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़ने के एनवायरनमेंट में रहे, ये इम्पोर्टेंट है। पढ़ने के एनवायरनमेंट में रहिए। आप अपना फ्रेंड सर्कल चुनिए कि किस सर्कल में रहने से क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर उस फ्रेंड सर्कल में हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको त्याग दीजिए। आप अपना एनवायरनमेंट खुद बनाइए। अपना एनवायरनमेंट खुद बनाइए। आपके पास फ़ोन है, आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं भी रह के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं भी। क्योंकि एआई है। यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएँगे। पीवाईक्यू एनालिसिस करिए कि हर साल क्या ऐसे क्वेश्चन किस थीम इम्पोर्टेंट है। किस थीम के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, यानी कि थीम कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यही है। तो ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। और पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज करिए। अब किताबों में मैं कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं सजेस्ट करूँगा। तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। मैं अपना सोर्सेज़ खुद बनाऊँगा। यूपीएससी जो पूछता है उस हिसाब से, यानी कि पीवाईक्यू, उस हिसाब से मैं अपना सोर्स खुद बनाऊँगा। सोर्स क्या है? मैं अपनी नोट्स खुद बनाऊँगा, यानी कि मेरा सोर्स मेरी नोट्स है, यानी कि एक्टिव रिकॉल। मैं अपना सोर्स खुद बनाता हूँ। तो यही सजेस्ट मैं करूँगा। कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं। गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफ़िशियल वेबसाइट हैं, ये आपको मदद करेंगी। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़, पीआईबी पीआईबी से भी जितना भी करंट में चल रहा है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ला रही है, तो आगे चल के आपको गवर्नमेंट के साथ ही वो करना है, काम करना है, गवर्नमेंट को एडवाइस करना है, क्योंकि वो लोग तो एक्सपर्टीज़ नहीं है। हमारे पास तो है ना, तैयारी करके हम लोग जा रहे हैं। इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतना वर्ल्ड टफेस्ट एग्ज़ाम निकाल के जा रहे हैं, तो नॉलेज तो हमारे पास है। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो और शेयर करिए, क्योंकि ये फ्री है। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और बढ़िया से आपको पढ़ाऊँगा और ऐसे ही पढ़ाई के टिप्स देता रहूँगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप भी तैयारी करें, मेरे इस चैनल के माध्यम से। और कल मैं इकोनॉमी का एक मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊँगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाई है। अपनी ये जो नोट्स है इसी से मैं पढ़ाऊँगा, और जो भी करंट में टर्म्स आते हैं, कीवर्ड, इम्पोर्टेंट कीवर्ड, जो टेक्निकल इकोनॉमी के कीवर्ड हैं, वो सब पढ़ाऊँगा। तो और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर टॉपिक भी आता है। एग्रीकल्चर, तो ये भी। और सिर्फ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर नहीं है, ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर, यानी कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों में एग्रीकल्चर टॉपिक कॉमन है। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर को हम सॉइल, फर्टिलिटी, क्लाइमेट के हिसाब से, तो इन सब बेसिस पे देखते हैं। तो दोनों में ही एग्रीकल्चर कॉमन है। अब क्या चाहिए आपको? एग्रीकल्चर वाला टॉपिक इकोनॉमी, ज्योग्राफी दोनों में ही पढ़ने को मिलेगा। इकोनॉमी और ज्योग्राफी, और ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों भी, क्योंकि जो इतिहास है, हिस्ट्री जो हो चुका है,
चुका है। तो ये जो इतिहास से सभ्यता है, इन सारी सभ्यता का जो निर्माण हुआ है, इनको इफ़ेक्ट किसने किया है? ये सभ्यता इंडस वैली के किन अराउंड क्यों बची? हड़प्पन सभ्यता, क्योंकि वहाँ इंडस नदी, इंडस, इसीलिए तो उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस रिवर के अराउंड, यानी कि जहाँ पे पानी, वहीं पे इंसान बसेंगे। यानी कि ज्योग्राफी ने डिफाइन किया, ज्योग्राफी डिफाइन ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, ये हो गया इंटरलिंकेज। इंटरलिंकेज इसी को कहते हैं इंटरलिंकेज। और ऐसे ही आपको इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसको करंट के साथ, करंट में जो चल रहा है उसके साथ लिंकेज, इंटरलिंकेज, तब आप, ये इसी को कहते हैं इंटरलिंकेज। और तब आपका जो दिमाग है वो स्टॉर्म करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो यही है। इसके आगे अब मैं कुछ नहीं, पूरा कंक्लूजन पे आऊँ तो पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस पढ़ाई उस टाइम में जो आपने टाइम दिया है, चाहे 1 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, उस टाइम में आपने कितना एनालाइज़ किया, ये इम्पोर्टेंट है। एनालाइज़ कितना किया, ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो इंटेलेक्चुअल है, ये इम्पोर्टेंट है। आप इंटरव्यू में कैसे बात कर रहे हैं, आपका एथिक्स, आपका मैनर, बिहेवियर, आपका बिहेवियर, ये डिफाइन करता है कि आप आईएएस सिविल सर्वेंट बनेंगे कि नहीं। तो सिर्फ नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इंटरव्यू में क्या बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरीके से आपका एटीट्यूड है, आपका बात करने का सलीका क्या है, ये भी आपको आईएएस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करने का तरीका, बिहेवियर, और जो एथिकल इशू हैं, एथिक्स, आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू बोर्ड, जो यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड है, इंटरव्यू पैनल, वो आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिमांड करेगा कि आप इसका भी आंसर दें, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व करिए, मतलब बताइए कि जैसे शुरुआत कैसे करिए, इंग्लिश का इन माय ओपिनियन या फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ऐसे शुरू कर सकते हैं। फिर आई सजेस्ट, सजेस्ट करना है, कंप्लीट नहीं बनना है कि ऐसा होना चाहिए, सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप मान लो आप डीएम हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यानी कि फ्यूचरिस्टिक इंटरव्यू में फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मान लो आप डीएम हो, कि अ, आप डीएम बनने के बाद कोई इंसान आपके पास आया, उसको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? डेथ सर्टिफिकेट बनाएंगे कि आप उससे पैसा मांगेंगे? पैसा मतलब रिश्वत। तो उस केस में आपको जवाब देना होगा। और इससे डिफरेंट भी घुमा सकता है इस क्वेश्चन को कि आप डीएम हैं और आपके पास कोई बिल्डर आया आपसे परमिशन लेने, मतलब साइन लेने, कि मैं यहाँ अपना ये बना रहा हूँ, इंडस्ट्री बना रहा हूँ, बिजनेसमैन, बिल्डर, मैं अपनी इंडस्ट्री बना रहा हूँ, उसके लिए आपसे परमिशन लेने आया हैं, क्योंकि डीएम है आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो परमिशन तो लेगा ही, साइन। डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम होते हैं ना, उसके लिए डीएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और ये कोई जॉब नहीं है। जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। अरे अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो सर आईएएस को क्यों बदनाम कर रहे हो? ठीक है, पता है इसमें मान सम्मान मिल रहा है, डिग्निटी मिलती है, एक पहचान मिलती है, आईएएस की पहचान मिलती है, पावर मिलता है, प्रेस्टीज, पावर, प्रेस्टीज, इन ये सब मिलता है, अच्छी बात है। तो और वो जो पद है, आईएएस ऑफिसर की जो कुर्सी है, शेयर, वो चेयर है आईएएस की, उस पद का अपमान नहीं करना। जितनी भी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग उस चेयर का सम्मान करिएगा। क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है। सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ सम्मान भी मिलता है, प्रेस्टीज। अगर आपने अच्छा काम किया तो
वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो आपको ट्रांसफ़र होने से रोक देंगे, क्योंकि आपने अच्छा काम किया। और जो आपने अच्छा काम किया उन लोगों के लिए, तो काम ऐसा करो कि वहाँ के लोग आपको रोकें कि ये डीएम यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। लोग आप रोकें, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग जब कहेंगे तो ट्रांसफ़र रुकना ही पड़ेगा। विल ऑफ द पीपल, सिटीज़न, भारत के नागरिक अगर बोलें तो डीएम का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो काम ऐसा करिए कि लोग आपको रोकें कि ये इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं जाना चाहिए। तो काम ऐसा करो कि लोग आपको रोके, आपका ट्रांसफ़र लोग रोक दें, यानी कि एक आम जनता आपका ट्रांसफ़र रोक दे। काम ऐसा करो, ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाओ। सैलरी तो मिल ही रही है, आईएएस की जितनी सैलरी होती है सैलरी मिल रही है ना, बस उसके ऊपर मत जाइएगा, कभी मत जाइएगा। उसके ऊपर की बात आप भी समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके ऊपर मतलब करप्शन मत करिएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप आईएएस में मत जाइए, कोई एक बिज़नेस कर लीजिए। बहुत सारे बिज़नेस है, या टीचर बन जाइए। टीचर भी तो कमा ही रहा है। टीचर अब फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं, फ्री में पढ़ाएगा तो वो खाएगा क्या, अपने घर का खर्चा कैसे दिखेगा। तो टीचर तो कमा ही रहा है, टीचर बन जाइए, यानी कि टीचर भी बन जाइए। सेवा करनी है तो टीचर भी तो ये जो पढ़ाई है, जैसे मैं पढ़ा समझा रहा हूँ आपको, तो ये भी तो एक सर्विस है, टीचिंग, समझाने का काम। तो टीचिंग भी एक सर्विस है, लेकिन उस सर्विस के बदले में पैसा मिलता है ना, क्योंकि वो टीचर अपना टाइम दे रहा है, अपना जो दिमाग है, अपना इंटेलेक्चुअल समझाने में लगा रहा है, एक बच्चे को समझा रहा है, पढ़ा रहा है। तो वो जॉब भी हो गया एक, यानी कि पढ़ा भी रहा है और उसके बदले में कुछ फीस। और ये तो हिस्ट्री से जितने भी गुरु हैं अपने शिष्य से दक्षिणा तो लेते ही हैं, कुछ पैसे। बस एक गुरु ऐसा है जिसने अंगूठा मांगा था, और ये बात मुझे सही में बहुत तकलीफ देती है कि वो गुरु कैसे उसका शिष्य था भी नहीं, वो उसका शिष्य था भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका अंगूठा मांग लिया। बस उसने उनकी मूर्ति बना के उस मूर्ति के सामने प्रैक्टिस की थी, धनुर्विद्या। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप भी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य। जितनी एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने मूर्ति बना के उनके सामने ट्रेनिंग वो की थी। सुबह में अ, उनका लेक्चर सुनता था, और फिर लेक्चर सुनने के बाद वो उनकी मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करता था। और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को कि इतना बढ़िया मेरी मूर्ति के सामने रह के इसने सीखा, और अगर ये सीख लिया तो ये अर्जुन के लिए खतरा होगा, अर्जुन के लिए। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में, और ये गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया। उसका अंगूठा क्यों मांगा? गुरु ऐसे होते हैं, उसके बदले में कुछ पैसे मांग लिए होते, कुछ धन मांग लिया होता थोड़ा सा गुरु दक्षिणा में, उसके शरीर का एक हिस्सा मांग लिया, उसके शरीर का। जब आप इतिहास हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर करिए।